कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका हमें कैसे उत्तर देना, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपने हमारे जो इससे पहले के जितने सेशंस हुए हैं उसमें हमने डिटेल में सारा इसके टॉपिक्स पढ़ लिया। पोषण के बारे में पढ़ लिया, श्वसन के बारे में पढ़ लिया, वहन के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन के बारे में पढ़ा। तो अब देखते हैं कि कैसे हमसे इन टॉपिक्स के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? याद है आपको हमने क्या पढ़ा था? स्वयंपोषी कौन से होते हैं? जो जीव अपना भोजन खुद या स्वयं बना सकते हैं। बस यही अब हमें, ये हमने देखिए, ये हमने समझा है। अब हमें एक अच्छी भाषा में लिखना होता है, वो देखते हैं। तो आपके जो मार्क्स कहीं कभी-कभी जब कटते हैं वो इसलिए होते हैं कि समझने की एक भाषा होती है लेकिन लिखने का एक अपना एक स्टाइल होता है। तो अगर आप पहले समझ लें फिर उसको शब्दों में लिखना सीख जाएं तो आपके लिए बहुत आसान है किसी भी प्रश्न का उत्तर देना। तो देखिए, स्वयंपोषी कैसे देंगे? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना स्वयं पोषण करते हैं, स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। और फिर हमने उदाहरण दिए। तो मैं आपको इसमें देखिए, ये एक सिंपल चीज है लेकिन आपको बता रही हूँ कि आप कभी-कभी लगता है कि सेम आंसर मैंने भी लिखा है, मेरे फ्रेंड ने लिखा, लेकिन उसको ज्यादा नंबर मिले, मुझे कम। उसका रीजन है, देखिए, हमेशा हम लोग कहते हैं कि जो क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं वो आपको मेंशन करने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें वे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, तो ये बहुत एक सरल भाषा हो गई। आप 10th में हैं, तो देखिए कोई जीव कैसे अपना भोजन बना सकता है, तो आपको लिखना जरूरी होगा प्रकाश संश्लेषण। अब वो प्रकाश संश्लेषण कैसे कर रहा है? वो सरल अकार्बनिक चीजों को ले रहा है और उसको जटिल कार्बनिक पदार्थ में बना रहा है। तो देखिए, ये वर्ड्स आते हैं, ये जब हम लिखते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण, सरल अकार्बनिक, जटिल कार्बनिक, ये जब हम लिखते हैं शब्द, इससे हमारा आंसर वो एक नंबर अगर हम कहें तो टीचर को मजबूर करते हैं कि हमारे नंबर नहीं काटो। और उसमें देखिए, जब भी ऐसे कोई परिभाषा पूछी जाती है हमें उदाहरण देना जरूरी होता है। अगर हमने उदाहरण नहीं दिया, चाहे एक दे, और अगर आपने 2-3 लिख दिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उदाहरण से पता चलता है टीचर को कि आपको पूरी समझ है। चलिए, अब हम लोग इसका विषम पोषिका देखते हैं। तो देखिए कैसे, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और फिर हमने उदाहरण दे दिए, युगलिना को छोड़कर सभी जंतु, अमरबेल, जीवाणु, कवक आदि। तो यहाँ पे देखिए कि वो हमने सब लिखा कि वो खाली जीवित नहीं, या पेड़ पौधों पे नहीं, या खाली पशु पक्षी पे नहीं, वो जीवित और मृत पौधों को। तो विषम पोषी वही तो हो गए कि जो जीवित भी खाते हैं और जो अजीवित होते हैं या मृत पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनको भी वो खाते हैं। चलिए, अब हम लोग दूसरा अपना प्रश्न देखते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? अब देखिए कैसे, आपका एक सिंपल, अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमें शुद्धांत्र का बताना है कि वो पचे हुए भोजन को कैसे अवशोषित करता है। लेकिन देखिए कैसे एक अच्छी सी लैंग्वेज क्रिएट कर दी गई है। उत्तर कैसे बनेगा? शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवदर होते हैं और ये दीर्घ रोम कहलाते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बताया था, पिक्चर भी इसकी दिखाई थी। इसमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है। अब हमने कहा कि जब इनका क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, फिर हम ये कह रहे हैं रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं।
यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। तो देखिए, तो ये कैसे शूद्रांत को इन्होंने कहा है कि ये जो अवशोषित भोजन को अवशोषित करने के लिए शूद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया, मीन्स कैसे वो तैयार हुआ है। तो ये देखिए कैसे इसका पूरा एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने शब्दों में लिखा है। एक और प्रश्न है हमारा आज का, वो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। याद है हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्या की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो हम याद आ रहा है ना, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। तो इस घुली हुई ऑक्सीजन को जलीय जीव श्वास द्वारा लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वो जल में घुली हुई ले रहे हैं और हमें जो जीव जो स्थलीय जीव होते हैं उनको किसी में घुली हुई नहीं मिलती है, वो अपना जो श्वास है वो खुली हवा में लेते हैं, वो डायरेक्ट लेते हैं, वो ये जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किसी चीज में घुली हुई नहीं होती है, तो इसलिए उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो देखिए पहले हमने जलीय का बताया, अब हम बता रहे हैं कि स्थलीय जो जीव जंतु हैं। जबकि वायु में ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, स्थलीय जीव वायु से श्वास लेकर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। देखिए सिंपल थी, कितना एक था, लेकिन हमें लग रहा था क्वेश्चन में हमें कहाँ से क्या आंसर देना होगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को अधिक मात्रा में तथा आसानी से उपलब्ध है। अतः श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना एक जलीय जीव की अपेक्षा अधिक आसान तथा लाभप्रद है। तो आप चाहें तो आप इसको थोड़ा छोटी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर आंसर में एक चीज बता रही हूँ कि किसी चीज को कभी कभी क्या होता है, जब हम देखते हैं कि एक सेम टाइप का क्वेश्चन कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, तो हमें नंबर के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अपना देख सकते हैं कि अगर कभी लगता है ना इतनी एक सिंपल सी चीज है, अब इसमें तो 2 नंबर का है, हम तो जानते हैं कि वो घुली हुई होती है उसमें नहीं होती, लेकिन कैसे हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को और समझाते हुए लिखेंगे तो हमारे उतने नंबर हम ले सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन हमारा क्या था, जो हमने ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध का जब पढ़ा था, तो हमारा हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे सारे जो हमारे सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, इनको मिलती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम होगा, कम एब्जॉर्ब होगा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पर्याप्त मात्रा में सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त पर्याप्त नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, तो में सभी जगह नहीं पहुंचने के कारण हमारे शरीर में श्वसन अच्छी तरह नहीं हो पाएगा और हमें आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुरूप हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। तो देखिए जैसा मैंने आपको थोड़े 2-3 सेशन से बता रही हूँ कि जितने हम सिस्टम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो देखिए एक हीमोग्लोबिन की कमी से हमें ऊर्जा कम मिलेगी, तो आपका प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर को ऊर्जा क्यों कम मिलती है, तब भी आंसर आपका यही जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल रही है और तभी वो क्या कर रही है, श्वसन का कार्य। श्वसन का कार्य कौन सा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, श्वसन अब आप देखिए हम सांस लेने के लिए नहीं है, जो हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है हम उसको श्वसन कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सेम आंसर जाना है, लेकिन क्वेश्चन दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है।
तो इसमें आपने देखा कि लैंग्वेज हमारी सेम रहेगी, लेकिन प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलने से हमारा शरीर किसी भी कार्य को पूरी दक्षता से नहीं कर पाएगा और हमेशा थकान महसूस होगी। हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी होने की स्थिति को एक बीमारी एनीमिया, रक्त की कमी या लाल रक्त की कमी भी कहा जाता है। तो देखिए, ये मैंने आंसर इसलिए थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है कि एक और चीज मुझे इस आंसर के थ्रू बतानी है कि हीमोग्लोबिन की कमी की बीमारी का क्या नाम है, एनीमिया। ठीक है। और ये एनीमिया, इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग कहते हैं रक्त की कमी। रक्त की कमी का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी। और फिर वही पुराना प्रोसेस जो अभी समझा था कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी से ऊर्जा की कमी। तो कभी कभी अगर आपको कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तो अपने रिवीजन के लिए जो आप अपनी नोट्स कॉपी बना रहे हैं ना, उसमें चार्ट एरो करके लिखिए। वो उससे आपको एक आसानी होगी कि एग्जाम टाइम में ना एक आप अपना सीक्वेंस देखेंगे, बस मेन आपको पॉइंट्स आ गए, बाकी भाषा आप खुद बना सकते हैं। तो ये 10th के आप स्टूडेंट है, तो आपको इस बात का अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो चीज आप करें उसका चार्ट बनाएं, एरो करके की वर्ड्स। अगर आप ऐसे पूरी पूरी भाषा का अगर याद करने की कोशिश करेंगे, तो पक्का आप एक अपने को बहुत ज्यादा एक मेहनत करेंगे। लेकिन आप ये अपना स्टाइल ऑफ लर्निंग अगर ठीक रखेंगे, तो आपका मेहनत कम लगेगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे है, तो ये एक सीक्वेंस बना लीजिए। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कोशिका में आपका श्वसन, ऊर्जा उत्पन्न। इससे आपको पता चल गया पूरा सीक्वेंस क्या है। कमी के आप नोट कर ले, एनीमिया। एक और प्रश्न आज का हमारा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्षुद्रांत्र में भोजन के पहुंचने पर अग्नाशय से अग्नाशय रस प्राप्त करता है। अग्नाशयिक रस में एक प्रकार का पाचक एंजाइम जिसे लाइपेज कहलाता है, ठीक है, वो एक लाइपेज होता है, वो पाया जाता है। लाइपेज वसा पर क्रिया कर वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा का पाचन होता है, और यह वसा का पाचन प्रक्रम क्षुद्रांत्र में होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा किस में टूट रही है। तो वसा को किसमें करता है, वसा को वसा अम्ल मीन्स फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इसमें वो बदलता है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वसा किसमें टूटता है, इसका और एक और बॉडी के किस पार्ट में इसका पाचन होता है। तो किस पार्ट में होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। कौन सा एंजाइम इस पर काम करता है, लाइपेज करता है। तो फिर से आपको बताने की जरूरत है, एक प्रश्न में, सॉरी, एक आंसर, एक उत्तर में आपके बहुत प्रश्नों के उत्तर समाये हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत एक इम्पॉर्टेंट है आपको कि ये देखना कि कैसे आपको जो अभी हम आंसर्स दे रहे हैं उनका एक एक क्रिटिकल पॉइंट अपने दिमाग में रखना, क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी बन सकते हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रश्न और उत्तर से समझा, कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, क्या कैसे हम अपना स्टाइल में चेंज करें कि एक एक क्रिटिकल वर्ड लिखें कि हमें पूरे नंबर मिले। तो अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।